नावल सुनसाइयां। ये इस्लाम आबाद के करीब पहाड़ों में वाक़ एक खूबसूरत तरीन गांव था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घर बनाए गए थे, जबकि उसी गांव के वस्त में आजम शाह की हवेली भी पूरी आबवाओ ताब से बनी खड़ी थी। बुलंद बाला पहाड़ पर बनी हुई ये हवेली अपनी मिसाल आप थी। जहां इस हवेली की खूबसूरती में कोई सानी नहीं था, वहीं यहाँ के मकीन भी इतने ही हसीन व जमील थे। संगमरमर जैसे पत्थर से तामीर की गई इस हवेली के फ्रंट हिस्से को मुख्तलिफ नायाब पत्थरों से सजाया गया था। कुछ साल पहले ये हवेली सिर्फ एक मंजिल पर ही वाक़ थी, लेकिन फिर पाकिस्तान में शिफ्ट होने से पहले हाशिम शाह ने इसकी दूसरी मंजिल भी तैयार करवा दी थी। चूंकि हवेली काफी ऊंचाई पर बनी हुई थी, उसीलिए हवेली का पोर्च वाला हिस्सा जमीनी हिस्से पर बनाया गया था, जो कि पहाड़ से नीचे था, जहां पर हवेली के मकीनों की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। पोर्च के दाएं जानिब पत्थरों से दो अतराफ में सीढ़ियां बनाई गई थीं। ये सीढ़ियां ऊपर ऊंचाई पर हवेली के दाखिली दरवाजे तक पहुंच जाती थीं, जबकि सीढ़ियों के दोनों अतराफ वक्फे पर ग्लोब शेप के स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए थे, जिनसे निकलती हुई सुनहरी रोशनी हर वक्त इस रास्ते को रोशन रखती थी। रात के वक्त ये लैंप दूर से देखने वालों को जगनून का समा पेश करते थे। शाह हवेली कुदरती मनाजिर में घेरी हुई देखने वालों की आंखों को मसहूर किन कर देती थी। हवेली के पोर्च में आकर दोनों गाड़ियां रुके तो वो सब मसखरेपन से हाशिम शाह को देखने लगे थे, जबकि रौकाश सर झुकाए अपने आंसू पीने में मसरूफ थी। किस्मत की इस सितम जरीफी को वो समझने से कासिर थी। अपने गम में उलझी रौकाश शरीद अभी कहाँ जानती थी कि यह हवेली उसे क्या मकाम देने वाली है। शहर से गांव पहुंचने में इन्हें 1.5 घंटा लग गया था। सब पर एक घोरी डालते हुए हाशिम शाह गाड़ी से बाहर निकला तो वो सभी बारी बारी से निकलते चले गए। इस अचानक निकाह की खबर आलम शाह हवेली में पहले ही पहुंचा चुका था, ताकि वो लोग रौकाश के वेलकम की तैयारियां कर सकें। अगर अचानक निकाह पर वो लोग इस छोटे से मोहल्ले में ढोलों की थापों से शोर डाल सकते हैं, तो फिर हवेली में इसकी बहू का वेलकम करने में क्या कबाहत थी। आखिर इतने सालों बाद तो इस बेरौनक हवेली को फिर से बहू मिली थी, पर ये बहू मिली कहां से थी, इसका हिसाब वो सब तफसील से अपने बड्डी से लेने वाले थे। बड्डी अब फूफू से बनी चाची को नहीं पूछी गए कि क्या तुम चल लोगी। हाशिम शाह को बालों में हाथ फेराते देखकर जियाम शाह ने शरारत से पूछा तो सब अपना कहका जब्त करने के चक्कर में रुख मोड़ते चले गए थे। आखिर को वो लोग सुबह से हाशिम शाह का ये फकरमंदाना जुमला सुनते हुए आ रहे। जब भी कहीं गाड़ी रुकती थी तो हाशिम शाह का रौकाश से सिर्फ एक ही सवाल होता था कि क्या तुम चल लोगी। जाने दो बड्डी, ये थोड़ी पूछे गए, बल्कि इस बार तो हमारे प्यारे बड्डी जलते हुए सिर्फ ये बुड़बड़ाए गए, स्टूपिड गर्ल। जियाम शाह की बात की नफी करते हुए आलम शाह ने संजीदा अंदाज में स्टूपिड लफ्ज को बगाड़ा तो जियाम शाह और आलम शाह का वहां फलक शिगाफ कहका गौनजा था, जबकि बाकी सब हंसते हुए सवालिया नजरों से इन्हें देखने लगे, क्योंकि इस लफ्ज की कहानी का बाकियों को नहीं पता था। इन सब की इस्तिफहामी नजरों पर जियाम शाह ने हंसते हुए उनको बताया था कि रौकाश जब भी हसीब के करीब होकर बैठती थी या इससे बात करती थी तो हाशिम शाह जल भन कर उसे स्टूपिड गर्ल के लक़ब से नवाज देता था। बेगैरत कमीनों, दफा हो जाओ। इन सबको हंसते देखकर हाशिम शाह ने मसनूई गुस्से से उनको लताड़ते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूरे हक से अंदर बैठी अपनी दुल्हन को एक झटके में बाजुओं में उठाया तो वो सब इस दबंगा अंदाज पर होटिंग करने लगे थे, जबकि रौकाश को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। वो चाहकर भी इस सितमगर के आगे मुजाहमत नहीं कर पा रही थी। जबकि अरमान शाह, जियाम शाह और अरमगान शाह की तो नारेबाजी शुरू हो गई थी। चाचो आए, साथ पहली बार हमारी चाची भी लाए। इन तीनों की इस लाइन पर आलम शाह और हाबील शाह काके लगाते हुए हाथ पर हाथ मार गए थे। अगर उस वक्त दिन का समय होता तो यकीनन चाची मिलने की खुशी पर हवेली में जश्न भी शुरू हो गया होता। हाशिम शाह ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए सरशारी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू की तो वो तीनों नारेबाजी में मसरूफ नमूने एकदम से फायरिंग करना शुरू हो गए थे। खुशी के इस इजहार में आसमान गोलियों की बौछार से थरथरा उठा था, जबकि गोलियों की लर्जा देने वाली आवाज पर रौकाश ने डरते हुए जहां चैनिक मारी वहीं वो कांपते हुए हाशिम शाह के सीने में मुंह छुपा गई थी। स्टॉप फायरिंग बॉयज। रौकाश के कांपते वजूद और तेज होती धड़कनों को सुनकर हाशिम शाह ने मुड़ते हुए ऊंची आवाज में उनको फायरिंग से बाज किया तो वो तीनों चुप कर नासमझी से हाशिम शाह को देखने लगे। तुम लोगों की कमजोर दिल चाची डर रही है, उसलिए अपनी ये आतिशबाजी बाद में करना अभी रहने दो। हाशिम शाह ने इनके सवालिया अंदाज में देखने पर वजह बताई थी।
हाशिम शाह की इतनी कईर पर सब लड़कों के होंठ और शेक में ढले तो हाशिम शाह बेनियाजी से मुड़ते हुए फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा था। जबकि हाशिम शाह को सीढ़ियां चढ़कर इतनी बुलंदी पर जाते देखकर रौकाश का सर बुरी तरह चकरा गया था। अरमगान शाह ने सबको आंख बंद करते हुए फिजा में हाथ बुलंद करते हुए अचानक एक के बाद एक फिर अचानक फायर किया तो कानों को इसफाड़ देने वाली आवाज पर रौकाश हलक के बल चलाते हुए हाशिम शाह के अंदर घुसते हुए रोना शुरू हो गई थी। यू बास्टर्ड, बेगैरत, जिंदगी के अजाब शाह। रौकाश को डर के रोते देखकर हाशिम शाह ने दहाड़ते हुए उनको गालियों से नवाजा था, जिस पर वो सब बेशर्मी से क़हक़हे लगाते चले गए। हाशिम शाह की धाड़ पर रौकाश खौफ से और रोना शुरू हो गई थी। इन सब को कहर बरसाती नजरों से देखकर हाशिम शाह इस नाजुक वजूद को उठाए तेजी से सीढ़ियां चढ़कर इस बड़े से गेट के सामने आया जहां हवेली की लड़कियां पहले ही बेसब्री से इनके आने का इंतजार कर रही थीं। गार्डर ने इन सबको देखकर बड़े गेट खोल दिए थे। अरबाज शाह हवेली के अंदरूनी दरवाजे में खड़े सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाशिम शाह रौकाश को उठाए अंदर दाखिल हुआ तो वो सब खखलाते हुए उन दोनों पर फूल फेंकने लगी। एकदम से हाशिम शाह के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश हुई तो रौकाश हैरतज़दा आंखों सब देखे गई। वो बिल्कुल भी इस सब के बारे में समझ नहीं पा रही थी। रस्ते में भी अरमान शाह और अरमगान शाह इससे छोटी छोटी बातें करते हुए आए थे। इन दोनों ने जबरदस्ती रौकाश को अपनी गाड़ी में ये कहकर बिठाया था कि इनकी प्यारी चची हवेली इनके साथ वापस जाएगी। वो सब आंखों में बेहद इश्तियाक लिए रौकाश के खूबसूरत चेहरे को देख रही थीं। चाचो, क्या हवा है चची को? शर्जीना ने फिक्रमंदी से हाशिम शाह के बाजुओं में देखा था। चाचो की जान, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी चची को, बस पाँव में चोट लग गई है तो इसलिए वो चल नहीं सकती हैं। शर्जीना के चेहरे पर परेशानी देखते हुए हाशिम शाह ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जिसको सुनकर वो चमकती आंखों से आलम शाह की जानिब बढ़ गई। आली, इतने घंटों बाद आलम शाह को देखकर शर्जीना शाह खुशी चहकते हुए भागकर इसकी तरफ आई तो आलम शाह जहां निसार होते उसे बाजुओं में उठा गया था। आली की जान, आलम जहां ने मुझे मस किया। आलम शाह ने ऊपर उठाकर शर्जीना को अपने मुकाबिल करते हुए पूछा तो वो चमकती सब्ज आंखों से भरपूर मुस्कुराते हुए तेजी से हमें सर हिलाने लगी थी। शर्जीना को इकरार करते देखकर आलम शाह की धड़कन तेज हुई तो वो रूह तक सरशार होते उसे गोल गोल घुमाते हुए इसके माथे को चूम गया था। आलम शाह के घुमाने पर हर तरफ शर्जीना शाह की खिलखिलाहटें गूंजने लगी तो सब प्यार से उसे देख गए थे। जो आलम शाह जी गैर मौजूदगी में गुमसुम रही थी, वो इतने घंटों बाद हवेली वापस लौटे थे तो जैसे हवेली में जिंदगी रक्स करने लगी थी। हाबिल शाह ने एक साइड पर खड़ी बेला शाह पर नजर डाली तो सर सांस खारिज करते हुए खुद आगे बढ़ते हुए उसने बेला के सर पर होंठ रख दिए थे। हाबिल शाह की इस हरकत पर बेला धड़कते दिल के साथ आंखें फैला गई थी। अगर आप बड़ों की इजाजत हो तो क्या हम भी अपनी अपनी हक हलाल की मनकुहा से ऐसे मिल सकते ही? हाबिल शाह और आलम शाह को देखते हुए अरमगान शाह ने तरसी हुई आवाज में इजाजत लेना चाहिए थी, क्योंकि वो और अरमान शाह तरसी निगाहों से अपनी अपनी मनकुहा को देख रहे थे, जो बेनियाज बनी अपने चाचों से चुपकी हुई थीं। अरमगान शाह की बात पर माला शाह जहां हाशिम शाह के पीछे छुपी वहीं मारा शाह के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए थे। मिल गया जवाब, मिल लिया अपनी हक हलाल की मनकुहा से। अपनी बहनों के रिएक्शन पर जियाम शाह ने चढ़ाती हुई मुस्कुराहट से उन दोनों को पूछा तो वो उसे सुलगती नजरों से घूर गए थे, जबकि जियाम शाह की बात पर सब कहका लगाते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। जब तक मैं सिंगल हूं तुम दोनों भी खुद को अधूरा समझा करो, वैसे भी तुम लोगों की मनकुहा तो तुम लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती तो बार बार डबल होने का इजहार करके क्यों अपने उन बेचारे मुंह को जलील करते रहते हो? हवेली के अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए जियाम शाह ने अरमगान शाह और अरमान शाह के दरमियान चलते हुए इनकी गर्दनों में बाजू डालकर उनको तपाया तो वो दोनों कुर्ते हुए अपनी अपनी गर्दन से इसका बाजू निकालते हुए बाजू मरोड़ गए थे, जिस पर जियाम शाह उनको टांग रसीद करते हुए जान बचाकर तेजी से भागा था। हाशिम शाह ने लाउंज में आकर रौकाश का चेहरा देखना चाहा तो इसका सर ढिलकते देखकर वो सर सांस खारिज कर गया था, क्योंकि इसकी नई नवीली दुल्हन बेहोश हो चुकी थी। स्टूपिड गर्ल। रौकाश को बेहोश देखकर हाशिम शाह के लबों से बेइख्तियार फिर वही अल्फाज निकले तो अगले ही पल समझते हुए वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। ये बेहोश हो गई है, मैं इसको कमरे में लिटा कर आता हूँ। रौकाश के बेहोश वजूद को देखते हुए हाशिम शाह ने उनको बताते हुए ऊपर की जानिब कदम बढ़ाए थे। खैर से चची को लिटा कर आप जल्दी वापस आ जाइएगा, नहीं तो 5 मिनट में ये पूरा काफिला खुद अपने कमरे के बाहर आ जाएगा।
हाबिल शाह ने उसे पीछे से धमकी लगाई तो हाशिम शाह मुड़कर उसे घोड़ी डाल गया था। रौकाश को उठाए हाशिम शाह अपने कमरे में दाखिल हुआ था। इसके कमरे में जगह जगह फूल और कैंडल्स जलाई गई हुई थीं। कमरे के पूरे फर्श पर गुलाब और मोतिये के गुलाब बिखरे हुए थे। सारे कमरे में मोतिये की मशहूर किन खुशबू फैली हुई थी। यकीनन ये सब तैयारी इसकी परियों ने की थी। तुम्हें मेरी जिंदगी और दिल में दाखिल हुए अभी चंद घंटे नहीं गुजरे और देखो कैसे अभी से कमरा और मेरा दिल तुम्हारी खुशबू से महक उठा है। जालिम लड़की, तुम मेरे साथ क्या करना चाह रही हो? रौकाश को बेड पर लिटा कर हाशिम शाह ने इसके हसीन चेहरे को दिल में बसाते हुए सरगोशी की थी। पर उस वक्त रौकाश शरीद मुकाबिल की बेचैनियों से बेखबर हुई पड़ी थी। हाशिम शाह जो सटल होता इसके खूबसूरत चेहरे के हर नक्श पर नजर दोहरा रहा था कि अचानक इसकी नजर नाक में पहनी छोटी सी लौंग पर अटक गई तो इसका अनग अनग बेचैनी में मुब्तला होता चला गया था। छोटी सी तीखी नाक में वो व्हाइट स्टोन वाली लौंग पूरी शान से चमकते हुए हाशिम शाह के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। मैडम गैर मामूली हुस्न की मालिक होने के साथ साथ खालिस मशरिकी भी हैं। रौकाश की नोजपन को देखकर हाशिम शाह अपने औधम मचाते हुए दिल को बामशक्ल संभालते हुए बुड़बड़ था कि उसी वक्त दरवाजा नाक होने लगा। दरवाजे के नाक होने पर हाशिम शाह होश में आता दांत कुचकिचा कर उठ गया था। जरूर मेरी जिंदगी के सबसे बड़े जरासीम गनत फैलाने आए होंगे। अपने नमूने भतीजों का सोचकर वो बालों में हाथ फेराते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो सच में सामने अरमगान शाह और अरमान शाह खड़े थे। हाशिम शाह को देखकर इन दोनों ने भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी अपनी बतीसी जाहिर की तो हाशिम शाह बुरा मुंह बनाते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा दिया था, जिस पर वो दोनों तेजी से हाशिम शाह का एक एक बाजू थाम गए थे। रात के दूसरे पहरे बालकोनी से कूदकर एक साया अंदर दाखिल हुआ था। मतलूबा कमरे तक पहुंचते ही मुकाबिल का पूरा वजूद बेचैनी में मुब्तला होते इसका दिल सरशार कर गया था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो अपनी मनकोहा को बना मिले बख्श देता। खुदा खुदा करके तो वो इसके हाथ आने लगी थी। फिर अरमान शाह कैसे बेचैनी में जलता रह सकता था जब इसके पास पूरे का पूरा समंदर पीने के लिए मौजूद था, और समंदर भी खारे पानी का। कोई ना इस खारे पानी में चीनी, शक्कर और शहद अरमान शाह खुद घोल लेगा। देखना फिर कैसे ये शुगर लेवल को एफिकट करती है। अरमान शाह ख्यालों में खुद से उलझाते हुए बेड के करीब आया जहां मारा शाह पुरसुकून सी नींद ले रही थी। रात देर तक चाची मिलने की खुशी को एंजॉय करते हुए वो सब थोड़ी देर पहले ही कमरों में आए थे। होना कैसे सुकून से सो रही है। मुझे देखकर तुमने जो ये मुंह बगाड़ा था ना, देखना मैं अब तुम्हारे इस मुंह से कैसे बदला लेता हूँ। हवेली के गेट पर सबके सामने मारा का मूड बगाड़ना याद करते हुए अरमान शाह उसे नींद में धमकी लगाते बोला था। सबके सोने के बाद वो अपने कहे के मुताबिक अपनी मनकुहा को मिलने आया था, क्योंकि इसकी मनकुहा नीचे उसे मिलने से इनकार कर चुकी थी। बेचारी शर्मा रही थी, अकेले में मिलना चाहती होगी ना। अरमान शाह खुद से अख्ज़ करते हुए मारा शाह के चेहरे के करीब हुआ था। अज बिल्लो आंखें उस वक्त बंद थीं, पलकों की लंबी झालर आंखों पर साया किए हुए थी, जबकि गुलाबी होंठों पर लब बाम लगा हुआ था। अरमान शाह ने इसके होंठों के करीब नाक करते हुए इसके लब बाम की खुशबू को महसूस करना चाहिए थी। हाँ, सिटाबरी, नॉट बेड। लब बाम की खुशबू महसूस करके वो इम्प्रेस हुए बना नहीं रह पाया था। बेड के किनारे से उठकर बेड के ऊपर आते हुए अरमान शाह ने मारा शाह के सोए हुए वजूद पर अपने वजूद का साया किया था। अलबत्ता अपना वजन इस पर मुंतकिल नहीं किया था। वो दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे इस कानच जैसे बदन का अपने भारी वजूद तले कचूमर बना सकूंगा। मारा शाह को घोरते हुए मचलते दिल के साथ अपनी गोल्डन नाइट के बारे में सोच रहा था, जिसका दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अरमान शाह ने धड़कते दिल के साथ इसकी गर्दन में चेहरा गुम करते हुए इसकी मीठी खुशबू को अपनी सांसों में उतारा तो पल भर में इसकी डार्क ग्रे आंखों में खुमारी उतरी थी। अरमान शाह की हथेलियों से गरमाइश निकलते हुए इसका सीना जलाने लगी तो वो जज्बात में डूबते हुए इसकी कॉलर बोन्स पर नरमी से होंठ रखने लगा। ये सब इसके महबूब के पहले लम्हे थे, जिनको महसूस करते हुए अरमान शाह की हालत खराब होने लगी तो वो बहकता ही चला गया था। नरमी से इसकी साइड गर्दन को चूमते हुए अरमान शाह ने होश गंवाते हुए मारा के वजूद पर अपना वजन मुंतकिल कर दिया था, जबकि वो बहकते हुए इसकी पूरी गर्दन को चूमते हुए अपने लमस के फूल खिलाने लगा था। मारा शाह ने नींद में खुद पर पहाड़ जितना वजन महसूस करते हुए आंखें खोलकर देखना चाहा तो खुद पर किसी को झुके देखकर इसकी जान पल में हुआ हुई थी। मारा शाह के हड़बड़ा कर चैनिक मारने से पहले ही अरमान शाह इसके होंठों को अपने होंठों में लॉक कर चुका था। मारा शाह ने आंखें फैलाते हुए देखना चाहा तो शहद रंग बाल और मखसूस खुशबू महसूस होते ही वो बुरी तरह मुजाहमत करने लगी थी।
जबकि अरमान शाह ने इसकी कलाइयों को हाथों में जकड़ते हुए बेबाक तरीके से इसकी जबान पर दांत गाड़े तो मारा शाह का पूरा वजूद अचानक सर्द हुआ था। इसके बरअक्स अरमान शाह इसके निचले होंठ को नरमी से सिक करते हुए उसे शिद्दत से खुद में भींचने लगा था। मारा शाह का पूरा वजूद भट्टी की मानिंद जल उठा था। वो इसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इसके ऊपर अपने भारी वजूद का पूरा वजन डाले इसकी कलाइयों को जकड़े, इसकी सांसों को नरमी से पीने में मशगूल था। अरमान शाह को बार बार अपने निचले होंठ को सिक करते महसूस करके मारा शाह के वजूद में बिजली सी दौड़ने लगी थी। मारा शाह के होंठ मजीद खोलते हुए अरमान शाह ने इसकी जबान को सिक करते हुए इसके पैरों के तलून पर पांव के अंगूठे से छेड़छाड़ की तो मारा शाह मचलते हुए उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगी। मारा की सांस रुकने पर अरमान शाह ने इसके होंठों को रिहाई देते हुए करूर बदलकर एक झुकटे में उसे अपने ऊपर शिफ्ट किया था। सीन विल कंटिन्यू।